गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य, कि साझेदारी की स्थापना क्यों की गई, क्या कारण था उसकी स्थापना करने का। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि साझेदारी अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ, इसके बारे में पढ़ा अपन ने। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा साझेदारी की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताओं का स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन अपने आया था कि साझेदारी की परिभाषा लिखिए एवं इसकी विशेषताएं लिखिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है अपने एग्जाम में और इम्पोर्टेंट है अपनी साझेदारी की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं अपन, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। स्टूडेंट्स अपन ने पिछली क्लास में बात की थी कि जब एक ही व्यक्ति व्यापार करता है तो उसे एकल व्यापारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एकल व्यापारी, एकल व्यापार कहते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और बात करें अपन अधिकतम साझेदारों की कि एक फर्म में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं, तो साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, कंपलसरी है। अब बात अपन ये करते हैं कि एक साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं। एक साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं, तो इसके संबंध में ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जो अपना साझेदारी अधिनियम है, जो पार्टनरशिप एक्ट है, कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। साझेदारी अधिनियम कौन सा है? 1932। अपन ने बात की थी कब लागू हुआ था ये लागू हुआ था स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर 1932 को। कौन सी डेट को लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1932 को। लेकिन इस अधिनियम में अधिकतम सदस्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम सदस्यों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि एक फर्म में अधिकतम कितने साझेदार होने चाहिए, इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं दे रखा है। लेकिन कंपनी अधिनियम, अपन बात करें कौन सा अधिनियम? कंपनी अधिनियम, कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक फर्म में अधिकतम 50 व्यक्ति साझेदार बन सकते हैं। कितने व्यक्ति साझेदार बन सकते हैं? 50 व्यक्ति साझेदार बन सकते हैं। कितने व्यक्ति बन सकते हैं? 50 व्यक्ति साझेदार बन सकते हैं। तो अपन बात करें, क्वेश्चन आपके आ जाए कि एक साझेदारी फर्म में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तो आपको उसका आंसर लिखना है कि एक फर्म में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट अपन बात करें कि एक साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। क्वेश्चन ये आ जाए कि साझेदारी अधिनियम 1932 में अधिकतम सदस्यों की संख्या के बारे में क्या प्रावधान है, तो आपको लिखना है कि साझेदारी अधिनियम 1932 में अधिकतम सदस्यों की संख्या के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कंपनी अधिनियम के अनुसार एक फर्म में अधिकतम कितने व्यक्ति साझेदार बन सकते हैं? एक फर्म में अधिकतम 50 व्यक्ति साझेदार बन सकते हैं। तो सबसे पहली विशेषता हो गई कि अपना मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 मेंबर्स, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, और वो हो सकते हैं कितने? 50 व्यक्ति एक फर्म में साझेदार बन सकते हैं। तो पहली विशेषता हो गई। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ कि मिनिमम जो है वो कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। और मैक्सिमम एक फर्म में कितने हो सकते हैं? बोले मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है। ये अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है, कंपनी अधिनियम के अनुसार है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कितने हो सकते हैं? अधिकतम 50। दूसरी विशेषता की बात करें अपन, अनुबंध का होना।
साझेदारी की विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन। अनुबंध का होना, साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए, साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए अनुबंध का होना आवश्यक है। अनुबंध का होना क्या है? आवश्यक है, कंपलसरी है। अनुबंध का होना क्या है? आवश्यक है। एक साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए अनुबंध का होना आवश्यक है, कंपलसरी है। अब बात अपन ये करते हैं कि अनुबंध दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। एक अनुबंध होता है लिखित, जिसको अपन कहते हैं रिटन कॉन्ट्रैक्ट, और एक जो अनुबंध होता है वो अपना होता है मौखिक अनुबंध, जिसको अपन ओरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो लिखित अनुबंध हो सकता है, और एक अनुबंध कौन सा हो सकता है? मौखिक अनुबंध हो सकता है। लेकिन यदि भावी विवादों से बचना है, यदि भावी विवादों से बचना है तो अनुबंध हमेशा क्या होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? अनुबंध लिखित में होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए इसका अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक फर्म में 3 पार्टनर दे रखे हैं, ए, बी और सी। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है। इनमें से अब जब पार्टनर्स जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय पैसा लगाते हैं, उसे कैपिटल कहते हैं। मान लीजिएगा ए ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। कितने रुपए लगाई है? 1 लाख रुपए। बी ने 80,000 रुपए कैपिटल लगाई है, और सी ने कितने? 60,000 रुपए कैपिटल लगाई है। ये इनकी कैपिटल लगाई हुई है शुरू में। जब बात करें कि मान लो कि फर्स्ट ईयर का जब एंड हुआ, उस समय अपन ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और उस समय नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 90,000 रुपये। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 90,000 रुपये। कि फर्म को पहले वर्ष में, प्रथम वर्ष में 90,000 रुपये का लाभ हुआ। कितने हजार रुपये का लाभ हुआ? 90,000 रुपये का लाभ हुआ। अब इनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में मौखिक अनुबंध है। मौखिक का मतलब केवल बातचीत हुई है इनके मध्य, कोई भी इनके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट, लिखित प्रपत्र नहीं है, तो यहाँ पर मौखिक अनुबंध है। अब बात ये आती है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, लाभों का वितरण किस अनुपात में किया जाए? लाभों का वितरण किस अनुपात में किया जाए? तो यहाँ पर ये कहेगा कि सबसे ज़्यादा पैसा मैंने लगाया है तो मेरे को मिलना चाहिए। बी कहेगा कि मेरे को सी से ज़्यादा मिलना चाहिए, और सी को सबसे कम मिलना चाहिए। लेकिन इनके बीच में कोई अनुबंध नहीं है, तो इस सिचुएशन में उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए यदि भावी विवादों से बचना है तो अनुबंध हमेशा क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। अनुबंध हमेशा क्या होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। तो दूसरी विशेषता होगी स्टूडेंट्स अनुबंध का होना, और अनुबंध का होना आवश्यक है। अनुबंध का होना क्या है? आवश्यक। अनुबंध दो प्रकार का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन भावी विवादों से बचना है तो अनुबंध हमेशा क्या होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें विशेषता की, व्यवसाय का होना। व्यवसाय का होना, साझेदारों के बीच जो अनुबंध होगा, साझेदारों के बीच जो अनुबंध होगा वो किसी व्यवसाय को चलाने का होना चाहिए। किसको चलाने का होना चाहिए? व्यवसाय को चलाने का होना चाहिए। साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य अनुबंध, साझेदारों के मध्य अनुबंध किसी व्यवसाय को चलाने का होना चाहिए। किसी व्यवसाय को चलाने का होना चाहिए, चलाने का होना चाहिए। यानी अनुबंध जो है वो पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए। किसको चलाने का? व्यवसाय को चलाने का। ऐसा नहीं है कि अनुबंध तो कर लिया पार्टनर्स ने लेकिन बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्यवसाय का क्या होना चाहिए? अनुबंध, साझेदारों के मध्य जो अनुबंध है वो किसी व्यवसाय को चलाने का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, लाभों का विभाजन। लाभों का विभाजन। अब लाभों का विभाजन का मतलब क्या है यहाँ पर स्टूडेंट्स? लाभों के विभाजन का मतलब है कि अपन ने जब 11th क्लास में पढ़ा था एकल व्यापारी या एकल व्यापार के खाते तैयार करना, तो एकल व्यापार में केवल एक ही व्यक्ति होता है, जो स्वामी होता है वो कौन होता है? एक ही व्यक्ति। इसलिए जो भी लाभ होता है या जो भी हानि होती है उसमें वो पूरा का पूरा उसी व्यापारी का होता है। लेकिन पार्टनरशिप में अपन ने पढ़ा कि कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2। कम से कम कितने व्यक्ति होंगे? 2। तो जो भी लाभ या हानि होगा फर्म को वर्ष के अंत में, जो भी लाभ या हानि होगा उसका बंटवारा होगा। उसका क्या होगा? बंटवारा होगा, विभाजन होगा। तो ये पॉइंट क्या है? लाभों का विभाजन। यानी साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य लाभों के विभाजन के संबंध में, साझेदारों के मध्य लाभों के विभाजन के संबंध में ऐसा अनुबंध होना चाहिए,
ऐसा अनुबंध होना चाहिए कि वर्ष के अंत में कमाए गए लाभों को पूर्व निर्धारित अनुपात में क्या कर लिया जाए, बांट लिया जाए। पूर्व निर्धारित अनुपात में क्या कर लिया जाए, बांट लिया जाए। तो ये नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, लाभों का विभाजन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें, साझेदारों का उत्तरदायित्व। साझेदारों का उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। स्टूडेंट्स, सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है, वो सामान्यतः क्या होता है, असीमित होता है। सामान्यतः क्या होता है, असीमित होता है। और इस असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, सामान्यतः क्या होता है, असीमित। असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है, यदि फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए फर्म के पास पर्याप्त संपत्तियां नहीं है, मतलब लायबिलिटीज तो ज़्यादा है और असेट्स को बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो कम है, तो ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में साझेदार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर और उस दायित्व का भुगतान करेंगे। इसलिए ये जो साझेदारों का जो उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। क्या होता है, असीमित। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म है जिस फर्म में 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। फर्म जो चल रही है उसकी जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो खराब है, आर्थिक स्थिति। और मान लीजिएगा कि फर्म की जो लायबिलिटीज है, जो जिम्मेदारियां हैं, जो उत्तरदायित्व है, उनकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। कितने रुपए है, 1 लाख रुपए। और फर्म की असेट्स को यदि बेच दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सेल कर दिया जाए, तो उनसे केवल 80,000 रुपये वसूल हो सकते हैं। कितने रुपए वसूल हो सकते हैं, 80,000 रुपये वसूल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कमी रह गई, कितने कमी रह रही है फर्म के पास, 20,000 रुपये कम है फर्म के पास। कितने रुपए कम है, 20,000 रुपये की ये जो कमी है, इस कमी के बदले क्या करेंगे, पार्टनर्स जो हैं एक्स, वाई और जेड जो हैं, वो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर और इन 20,000 रुपये के दायित्वों का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर ये होता है साझेदारों का असीमित दायित्व। तो सामान्यतः क्या होता है कि सभी साझेदारों का जो दायित्व है, वो क्या होता है, असीमित होता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें विशेषता की, अधिनियम, एक्ट। और अधिनियम स्टूडेंट्स अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि एक साझेदारी फर्म पर साझेदारी अधिनियम, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। कौन सा एक्ट लागू होता है, साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। तो ये स्टूडेंट्स अपने साझेदारी की विशेषताएं हुई, एक बार थोड़ा सा अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। साझेदारी की विशेषताएं अपना टॉपिक चल रहा है। सबसे पहला पॉइंट, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। कितने व्यक्तियों का होना, 2 व्यक्तियों का। एक साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि एक यदि व्यक्ति व्यापार करता है तो उसे तो एकल व्यापार कहते हैं अपन। क्या कहते हैं, एकल व्यापार। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं, एक साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। यदि बात करें साझेदारी अधिनियम 1932 की, तो साझेदारी अधिनियम 1932 में इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। ये जो एक्ट है, इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कंपनी अधिनियम की बात करें अपन, कंपनी एक्ट, CA का मतलब है कंपनीज एक्ट। कंपनी अधिनियम के अनुसार एक फर्म में अधिकतम कितने व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं, 50 व्यक्ति साझेदार हो सकते हैं। इसके बाद दूसरी विशेषता की बात करें, अनुबंध का होना। तो साझेदारों के मध्य व्यवसाय को चलाने के लिए अनुबंध का होना आवश्यक है। और अनुबंध जो होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। इस अनुबंध में लिखा हुआ क्या होगा, इस अनुबंध में ये लिखा हुआ होगा कि जो पार्टनर्स है वो कितना कितना पैसा लगाएंगे,
ठीक है। इसके अलावा लाभ हानि को किस अनुपात में बांटा जाएगा, और भी बाकी सारी कंडीशंस है वो इस अनुबंध में क्या होगी, लिखी हुई होगी। तो अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन यदि भावी विवादों से बचना है तो अनुबंध हमेशा कैसा होना चाहिए, अनुबंध हमेशा आपका लिखित होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है व्यवसाय का होना। तो साझेदारों के मध्य अनुबंध, साझेदारों के मध्य जो अनुबंध है वो किसी व्यवसाय को चलाने का होना चाहिए, किसी व्यवसाय को चलाने का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनुबंध तो कर लिया लेकिन बिजनेस चला ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। व्यवसाय का होना आवश्यक है, और उस व्यवसाय का जो उद्देश्य है वो भी लाभ कमाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लाभ कमाना। नेक्स्ट अपनी विशेषता आती है लाभों का विभाजन। लाभों का विभाजन का मतलब है कि फर्म के द्वारा जो लाभ कमाए गए हैं, फर्म के द्वारा जो लाभ कमाए गए हैं उनके संबंध में उन साझेदारों के बीच ऐसा अनुबंध होना चाहिए कि उन लाभों को पूर्व निर्धारित अनुपात में, उन लाभों को किस अनुपात में बांट लिया जाए, पूर्व निर्धारित अनुपात में बांट लिया जाए। जो पहले से उनका रेशियो निर्धारित है उस पूर्व निर्धारित अनुपात में क्या कर लिया जाए, लाभों को बांट लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। ये होता है लाभों का विभाजन। इसके बाद नेक्स्ट साझेदारों का उत्तरदायित्व। तो मैंने अभी आपको बताया कि सभी साझेदारों का दायित्व सामान्यतः क्या होता है, असीमित। असीमित का मतलब है यदि फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए, फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए फर्म की संपत्तियां पर्याप्त नहीं है तो साझेदार अपनी व्यक्तिगत, अपनी निजी संपत्ति को बेचकर और दायित्वों का क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। ये होता है साझेदारों का उत्तरदायित्व असीमित। नेक्स्ट इसके बाद अधिनियम। तो अपन को पता है स्टूडेंट्स कि साझेदारी, एक साझेदारी फर्म पर साझेदारी अधिनियम कौन सा लागू होता है, 1932। और ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1932 को। तो ये तो हो गई अपनी विशेषताएं की बात कर रहे थे। अब आगे अपन स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये तो हो गई इसकी विशेष। तो स्टूडेंट्स ये साझेदार की विशेषताएं अपन पढ़ चुके हैं, समझ में भी आ गया होगा। अब अपन आगे नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार तो देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो साझेदारी जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। टोटल कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की होती है, लेकिन इसके 4 आधार होते हैं। इसके आधार कितने होते हैं, 4। और उन आधारों की अपन पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आधार हैं और उनके आधार पर जो साझेदारी है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स उद्देश्य के आधार पर। पहला अपना जो आधार है वो कौन सा आधार है, उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर, और उद्देश्य के आधार पर जो अपनी पार्टनरशिप होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है ऐच्छिक साझेदारी। कौन सी साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी। और दूसरी की अपन बात करें तो दूसरी होती है विशेष साझेदारी। दूसरी कौन सी होती है, विशेष साझेदारी। इसके बाद दूसरा अपन आधार की बात करें तो दूसरा अपना आधार होता है समय के आधार पर। दूसरा कौन सा है, समय के आधार पर। और समय के आधार पर अपन बात करें तो 2 प्रकार की होती है अपनी साझेदारी। एक तो होती है निश्चितकालीन साझेदारी। कौन सी साझेदारी, निश्चितकालीन साझेदारी। और दूसरी साझेदारी की यदि अपन बात करें तो दूसरी साझेदारी होती है अनिश्चितकालीन साझेदारी। दूसरी कौन सी होती है, अनिश्चितकालीन साझेदारी। इसके नाम से ही स्टूडेंट्स पता चल रहा है कि निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन किसे कहते हैं। इसके बाद तीसरे अपन आधार की बात करें तो तीसरा आधार होता है अपना दायित्व के आधार पर। किस आधार पर, दायित्व के आधार पर। और दायित्व के आधार पर अपन बात करें तो भी 2 प्रकार की होती है। एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी। कौन सी साझेदारी, सीमित दायित्व वाली साझेदारी। और दूसरी होती है असीमित दायित्व साझेदारी या असीमित दायित्व वाली साझेदारी। एक अपन बात करें नेक्स्ट जो अपना आधार होता है वैधता के आधार पर। नेक्स्ट किसके आधार पर, वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर स्टूडेंट्स 2 प्रकार की होती है। एक तो वैध साझेदारी, एक तो कौन सी होती है, वैध साझेदारी जिसको कहते हैं लीगल पार्टनरशिप। और एक होती है अवैध साझेदारी। नेक्स्ट कौन सी होती है, अवैध साझेदारी, इलीगल पार्टनरशिप। तो इस तरह से साझेदारी जो है वो टोटल 8 प्रकार की होती है, लेकिन इसके जो आधार है वो आधार अपने कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन उद्देश्य के आधार पर। और उद्देश्य के आधार पर भी कौन सी साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी। एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऐच्छिक साझेदारी,
मैं स्टूडेंट्स आपको बताना चाहता हूं कि पूरा यहाँ पर लिखना इतना पॉसिबल नहीं है, तो कई बार मैं बोल देता हूं, तो उसको बोलने से क्या होगा कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो एक बार। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐच्छिक साझेदारी की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन? ऐच्छिक साझेदारी की बात। तो स्टूडेंट्स अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले ऐच्छिक साझेदारी की। कौन सी साझेदारी? ऐच्छिक साझेदारी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ऐच्छिक साझेदारी। अब ऐच्छिक साझेदारी किसे कहते हैं अपन? ऐसी साझेदारी जो अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने के लिए स्थापित की जाती है या चलाई जाती है, उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। ऐसी साझेदारी जो अनिश्चित काल, मतलब समय निश्चित नहीं होता है पहले से, के लिए व्यापार करने के लिए स्थापित की जाती है या चलाई जाती है, ऐसी साझेदारी को क्या कहते हैं? ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस साझेदारी का समापन कैसे होगा, इसका एक इम्पोर्टेंट नोट है। वो नोट आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक साझेदार के द्वारा नोटिस देने पर, किसी भी एक साझेदार के द्वारा नोटिस देने पर, एक साझेदार के द्वारा या तो कोई पार्टनर नोटिस दे दे या सभी साझेदारों की सहमति से कभी भी साझेदारी या फर्म को समाप्त किया जा सकता है। फर्म को समाप्त किया जा सकता है या फर्म का समापन किया जा सकता है। फर्म का क्या किया जा सकता है? समापन किया जा सकता है। ऐच्छिक साझेदारी का मतलब है जो अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने के लिए क्या की जाती है? स्थापित की जाती है, उसे ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। लेकिन किसी भी एक साझेदार के द्वारा या तो क्या दे दिया जाए? नोटिस दे दिया जाए, लिखित में नोटिस दे दिया जाए, या फिर सभी साझेदार जिस दिन सहमत हो गए उसी दिन उस फर्म का क्या किया जा सकता है? समापन किया जा सकता है। तो ये अपनी कौन सी साझेदारी होती है स्टूडेंट्स? ऐच्छिक साझेदारी हो गई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी जो अपनी पार्टनरशिप है, वो होती है अपनी विशेष साझेदारी। नाम से ही पता चल रहा है कौन सी साझेदारी? विशेष साझेदारी, जिसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, विशेष साझेदारी। नेक्स्ट क्या है अपनी? विशेष साझेदारी। और विशेष साझेदारी का मतलब होता है ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना किसी कार्य विशेष के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है? कार्य विशेष के लिए की जाती है, उसे विशेष साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष साझेदारी कहते हैं। और ऐसी साझेदारी का समापन कब होगा? जैसे ही वो विशेष कार्य पूरा हो जाएगा, तो विशेष साझेदारी उस समय क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समाप्त। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, 200 वर्ग गज में एक मंजिला भवन का निर्माण। तो ये जो कार्य है, पहले अपन बात करें, ये कार्य क्या हो गया? विशेष हो गया। ये कार्य क्या है? विशेष कार्य हो गया कि 200 वर्ग गज में एक मंजिला भवन बनाना है, एक मंजिला क्या बनाना है? बिल्डिंग बनाना है, उसका निर्माण करना है। तो ये कार्य क्या हो गया? ये कार्य हो गया विशेष। इसीलिए इस साझेदारी को क्या कहते हैं? विशेष साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? विशेष साझेदारी, क्योंकि इसमें कार्य विशेष हो गया। और जैसे ही ये भवन का निर्माण होगा, विशेष साझेदारी उसी समय, विशेष साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। विशेष साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? विशेष साझेदारी कहते हैं। तो ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना
किसी कार्य विशेष के लिए की जाती है उसे विशेष साझेदारी कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 200 वर्ग गज के एक मंजिला भवन का निर्माण करना है, 200 वर्ग गज में एक मंजिला भवन का निर्माण करना है तो वो विशेष कार्य हो गया, और जैसे ही कार्य समाप्त होगा साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो आ गया होगा समझ में, ये विशेष साझेदारी हो गई अपनी। कौन सी साझेदारी हो गई, विशेष साझेदारी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड, मान लो कि ये विशेष कार्य पूरा हो गया, विशेष कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया, इसके बाद भी क्या है कि जो साझेदार है उनके जो रिलेशन है, जो संबंध है वो अच्छे हैं, जो संबंध क्या है, अच्छे, तो वो विशेष साझेदारी को क्या समाप्त नहीं करना चाहते। कार्य तो पूरा हो गया, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात की अभी कि 200 वर्ग गज में एक मंजिला भवन का निर्माण, वो कार्य पूरा हो गया, लेकिन फिर भी साझेदारों के जो संबंध है वो अच्छे हैं तो इस साझेदारी को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जैसे ही वो कार्य पूरा हो गया और फिर भी यदि पार्टनर्स उस साझेदारी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं आगे जारी, तो वो विशेष साझेदारी नहीं होगी। वो साझेदारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आगे वो साझेदारी विशेष न रखे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐच्छिक साझेदारी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐच्छिक साझेदारी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स समय के आधार पर। तो समय के आधार पर दो प्रकार की होती है साझेदारी। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। पहले अपन बात करें निश्चितकालीन साझेदारी, नाम से ही पता चल रहा है निश्चितकालीन साझेदारी। और निश्चितकालीन साझेदारी का मतलब क्या है, निश्चितकालीन साझेदारी का मतलब है ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना के समय, जिसकी स्थापना के समय उसकी समयावधि निश्चित कर दी जाती है। समयावधि क्या कर दी जाती है स्टूडेंट्स, निश्चित कर दी जाती है। इस साझेदारी को, उस साझेदारी को निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। उसकी समयावधि पहले से ही क्या कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है, स्थापना के समय उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होटल को 10 वर्षों तक चलाने का अनुबंध, 10 वर्षों तक चलाने का अनुबंध, ये साझेदारी कौन सी हो गई स्टूडेंट्स, ये हो गई निश्चितकालीन। क्यों, क्योंकि इसमें समय क्या हो गया, निश्चित हो गया 10 वर्षों तक। जैसे ही 10 वर्ष कंप्लीट होंगे ये साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये कौन सी साझेदारी हो गई, निश्चितकालीन साझेदारी। लेकिन फिर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मान लो कि 10 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई, ये 10 वर्ष की अवधि क्या हो गई, समाप्त हो गई, और साझेदारों के संबंध अच्छे हैं, साझेदारों के संबंध जो रिलेशन है वो अच्छे हैं, तो इस अवधि के बाद भी यदि वो पार्टनरशिप को चलाना चाहते हैं, इस अवधि के बाद भी यदि वो इस पार्टनरशिप को चलाना चाहते हैं तो वो निश्चितकालीन नहीं रहेगी। वो क्या नहीं रहेगी, निश्चितकालीन नहीं रहेगी। और वो पार्टनरशिप किस में बदल जाएगी, वो पार्टनरशिप बदल जाएगी किस में, ऐच्छिक साझेदारी में। लेकिन वो तब ही बदलेगी जब वो समयावधि क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। उसके बाद भी पार्टनर्स उस साझेदारी को चलाना चाहे तो वो ऐच्छिक साझेदारी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वो ऐच्छिक साझेदारी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं साझेदारी अपनी अनिश्चितकालीन साझेदारी। नेक्स्ट कौन सी है अपनी, अनिश्चितकालीन साझेदारी। नेक्स्ट कौन सी है, अनिश्चितकालीन। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं अनिश्चितकालीन साझेदारी। स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है अनिश्चितकालीन साझेदारी। अनिश्चितकालीन का मतलब होता है जिसमें समय पहले से निश्चित नहीं है, जिसमें पहले से समय निश्चित नहीं है, मतलब स्थापना के समय समयावधि निश्चित नहीं की जाती है, समयावधि निश्चित नहीं की जाती है। एवं ये जो साझेदारी है अनिश्चितकालीन साझेदारी, इसकी स्थापना किसी विशेष कार्य के लिए भी नहीं की जाती है। किसके लिए, विशेष कार्य के लिए भी नहीं की जाती है। क्यों, क्योंकि यदि विशेष कार्य शब्द आ जाता है तो फिर तो वो अपनी साझेदारी कौन सी साझेदारी हो जाती है, विशेष साझेदारी। तो अनिश्चितकालीन साझेदारी का मतलब क्या है, ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना के समय उसकी समयावधि निश्चित नहीं की जाती है, समयावधि निश्चित नहीं की जाती है। एवं ऐसी साझेदारी की स्थापना किसी विशेष कार्य के लिए भी नहीं की जाती है, उसे अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। और ऐसी साझेदारी का समापन तब तक नहीं होगा जब तक कोई आकस्मिक घटना घटित न हो जाए, जब तक कोई आकस्मिक घटना घटित न हो जाए, आकस्मिक घटना
गठित न हो जाए तब तक ऐसी साझेदारी का समापन नहीं होगा। इसलिए इस साझेदारी को क्या कहते हैं अपन, अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं ये आशा करता हूं कि उद्देश्य के आधार पर और समय के आधार पर जो अपन ने पार्टनरशिप के प्रकार पढ़े वो समझ में आ गया होगा। आगे जो नेक्स्ट अपने 2 बच रहे हैं दायित्व के आधार पर और वैधता के आधार पर, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आशा मैं ये करता हूँ स्टूडेंट्स की समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को देखने के बाद आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।